हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में एक बार फिर से। और ये जो ये तस्वीर लगी हुई है यहाँ पे, ये है मौर्य अंपायर की। और ये जो दूसरा मैप है यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये है अशोक द्वारा स्थापित किए गए अभिलेख। ठीक, आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी अशोक के अभिलेख के बारे में। ठीक, तो पूरे मौर्य साम्राज्य में थोड़ी सी ब्रीफिंग कर दी जाएगी और अशोक के अभिलेख को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये चीज़ क्या थी। ठीक, तो ये जो नीले रंग में आपको दिखाई दे रहा है, डार्क ब्लू कलर में, ये तो था मौर्य साम्राज्य। तो कह सकते हैं कि सबसे बड़े साम्राज्य में से एक था प्राचीन भारत में। महान युग की याद दिलाता है ये नक्शा। ठीक, तो आप देख सकते हैं इस बात को कि कितना बड़ा साम्राज्य रहा होगा। और मौर्य साम्राज्य में जो तीसरे शासक हैं अशोक, वो इसकी पराकाष्ठा को और ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अशोक द्वारा स्थापित किए गए अभिलेख, जो उसने अपने पूरे साम्राज्य में स्थापित करे थे और उसका पर्पस क्या था। ठीक, इन दो चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जरा मैं आपको बता दूं कि अभिलेख होते क्या हैं। ये देखिए, ये मैंने ट्रायंगल बनाया है और उसमें कई सारी लाइंस खींची हैं इसमें। ठीक, ये मेजर एडिक्ट है, मेजर रॉक एडिक्ट। ठीक, जो अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था, अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था मेजर रॉक एडिक्ट अपने साम्राज्य में। ठीक है, इसको 14 रॉक एडिक्ट भी कहा जाता है, अर्थात 14 शिलालेख। तो यहाँ पर सबसे की पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि दरअसल ये इन अभिलेखों की संख्या जो आप देख रहे हैं ना, ये 14 है। इसी को कहा जाता है क्या, 14 रॉक एडिक्ट। ठीक, तो 14 रॉक एडिक्ट जो हैं, जो पूरे साम्राज्य में मिले, उसमें पहला कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें पहला और दूसरा जैसा कुछ है नहीं। दरअसल किसी भी शिलालेख की, बृहद शिलालेख की जो पहली पंक्ति दिखाई देगी आपको, इन 10 स्थानों में वो एक जैसी होगी। और वही है क्या, पहला शिलालेख। इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट रॉक। कहने का मेरा मतलब ये है। और जो उसी शिला में दूसरी पंक्ति होगी वो क्या कहलाएगी, द्वितीय शिलालेख। तो इसको मुझे क्या लिख देना चाहिए, सेकंड रॉक एडिक्ट लिख देना चाहिए। ठीक, तो इसी प्रकार से इसमें आप देख रहे हैं ये 14 पंक्तियां मैंने आपको समझाने के लिए लगाई हैं। दरअसल ये 14 शिलालेख हैं। ठीक, किताबों में इस तरह से जानकारी नहीं दी गई है। उसमें लिखा है कि पहले शिलालेख में ये चीज़ लिखी है, दूसरे शिलालेख में ये लिखी है। तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसमें पहला दूसरे का मतलब ये है, पहला शिलालेख ये, दूसरा शिलालेख ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते 14वां शिलालेख ये है। तो ये जो मेजर रॉक एडिक्ट हैं, जो इन 10 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, ये सारे क्या हैं, एक समान हैं। इन सब में एक जैसी ही बातें लिखी गई हैं। कहने का मेरा मतलब ये है। ठीक, बात समझ में आई आपको कि इन 10 जगहों पर जो मेजर रॉक एडिक्ट मिले हैं, यानी कि वृहद शिलालेख मिले हैं, उन सब में एक जैसी ही बात लिखी गई है। एक प्रकार का रॉयल ऑर्डर समझिए या सरकार का आदेश समझिए। सरकार मतलब अशोक। अशोक ने जो ऑर्डर्स जारी किए होंगे या उस समय की जनता को संबोधित किया होगा, वो सारी बातें इसने इस अभिलेख में खुदवाई थी। दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंस्क्रिप्शन ओवर द रॉक एडिक्ट। दूसरा सवाल ये है कि यह जितने भी ये 10 स्थान यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं आपको लिखे हुए, कालसी, गिरनार, सोपारा, धौली, जौगढ़, येरा गुद्दी, सन्नाती, सहबाजगढ़ी, मानसेरा और कंधार, इन ये सारे दिखने में आइडेंटिकल हैं क्या, इन सब का शेप एक जैसा होगा चट्टानों का? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन बातें एक समान ही लिखी गई हैं सब में। हम पढ़ेंगे अभी कि पहले में क्या लिखा है, दूसरे में क्या लिखा है, बेफिक्र रहिए। लेकिन सभी जगह क्या लिखा हुआ है, कॉमन। दरअसल ये बात मैं बताना चाहता था आपको कि सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पर पहले का मतलब पहली पंक्ति से है। उसी को किताबों में क्या लिखा हुआ है, प्रथम शिलालेख।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। प्रथम शिलालेख का मतलब पहली पंक्ति से है, जो सब जगह क्या है, कॉमन है। अब वापस लौटते हैं अपने इस फिगर में फिर से। तो ये रहा आपका ये वाला नक्शा, आप देखिए, आप देख रहे हैं इसमें मेजर रॉक एडिक्ट के बारे में ही हमारी चर्चा रहने वाली है आज, जिसको ये स्क्वायर फॉर्म में दिखाया गया है। किस फॉर्म में दिखाया गया है? स्क्वायर फॉर्म में। तो क्यों ना इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लिया जाए, थोड़ा आसान रहेगा। तो ये देखिए, कंधार, शहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। और यूपी में हम देख रहे हैं कि कोई मेजर रॉक एडिक्ट नहीं है। गिरनार में है जो कि गुजरात में है, सोपारा में है जो कि महाराष्ट्र में है, येरागुद्दी देखिए आंध्र प्रदेश में, अमरावती में नहीं होना चाहिए, सॉरी, हाँ येरागुद्दी, जौगढ़, धौली, ये दोनों कहाँ हैं? ये उड़ीसा में है, ठीक है। ये बात समझ में आई, जिसमें पृथक शिलालेख भी है एक, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कभी। तो ये तो आपके सामने रही लोकेशन जो अशोक के वृहद शिलालेख पाए गए हैं। और आप ये जो डॉट डॉट देख रहे हैं ना, से स्पष्ट हो रहा है कि जो मेजर रॉक एडिक्ट हैं वो साम्राज्य की सीमाओं के पास लगे हुए हैं। तो एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि अशोक का साम्राज्य इतना बड़ा रहा होगा, ठीक। और जो लघु शिलालेख हैं वो आंतरिक भागों में है। देखिए, माइनर रॉक एडिक्ट कहाँ पर है? इंटरनल पार्ट में है। लेकिन वो क्या दिखा रही है? एक तरीके से साम्राज्य की बाउंड्री दिखा रही है। कौन? मेजर रॉक एडिक्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये नक्शा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। बाकी अशोक की जानकारी हमें सिर्फ बृहद शिलालेख से ही नहीं, लघु शिलालेख से भी मिलती है, बृहद स्तंभ लेख से भी मिलती है, लघु स्तंभ लेख से भी मिलती है, और कुछ गुहा अभिलेखों से मिलती है। अशोक को 1837 तक एक आम मौर्य सम्राट के रूप में जाना जाता था, लेकिन 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक एक आर्कियोलॉजिस्ट ने उनके अभिलेख को पढ़ा, और तब जाके दुनिया को पता चल सका कि अशोक कोई ऐरा गैरा शासक नहीं था। ऐसे ही हम उसको एक जस्ट लाइक एन अनदर मौर्यन रूलर नहीं मान सकते। ही सपोज टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर, जिसने कलिंग युद्ध लड़ने के बाद बौद्ध धर्म अपनाया विधिवत रूप से, और अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया अपने धम्म का प्रचार करने में। तो हमारे लिए ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि अशोक का धम्म क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका पर्पस क्या रहा होगा अशोक के धम्म का, कैसे उसने बिना युद्ध लड़े इतने लंबे समय तक शासन किया। ये सारी बातें हमको पता होनी चाहिए। वैसे फिलहाल मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। ये रहे, देखिए, अशोक के अभिलेख। ये एग्जाम्पल है रॉक एडिक्ट का, लेकिन हम और आप जैसे लोग इसको पढ़ नहीं सकते, क्योंकि ये ना तो हिंदी में लिखा है ना इंग्लिश में। हम ये भी बताएंगे आपको कि इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसी तरीके से ये स्तंभ लेख होगा, इसमें इसकी भाषा भी हमारे पढ़ने से तो बाहर ही है। ये भी अशोक के अभिलेख का ही एग्जाम्पल है। ये सारे देख रहे हैं आप, अशोक की लाट जो है वो यही है, ठीक है। तो मौर्य एम्पायर जब हम पढ़ते हैं तो अशोक द्वारा स्थापित किए गए अभिलेख, खासतौर पे पिलर एडिक्ट, एक बहुत बड़ा स्पेसिमन है किस चीज़ का? मौर्यन आर्ट्स का। इसका मौर्य कला का अपने आप में एक शानदार नमूना है, ठीक। तो इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं। कभी आपको जाने का अवसर मिले उन जगहों पर जहां ये अभी भी सुरक्षित हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में, आप देख सकते हैं, ठीक। नज़दीक तो फिलहाल उत्तराखंड ही है हम जैसे लोगों के लिए। तो कहाँ पर मौजूद है? कालसी में, ठीक है, बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अशोक के संबंध में ये सारी बातें और भी लिखी हुई हैं, मैं इसको पढ़ूंगा बाद में। पहले मैं आपको वो बता दूं कि जिस अभिलेख की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें भाषा कौन सी लिखी हुई है, ठीक, और स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया है। तो आप चार बातें याद रखेंगे, ठीक। देखिए, स्क्रिप्ट एंड द लैंग्वेज ऑफ एडिक्ट्स, अर्थात जो एडिक्ट्स जो मिले हैं अशोक के, उसमें किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया है। प्राकृत भाषा, और उस भाषा की जो स्क्रिप्ट है यानी कि जो लिपि है वो कौन सी है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ठीक। ग्रीक भाषा और ग्रीक स्क्रिप्ट है, दो चीज़ें हो गई। भाषा यूनानी और लिपि भी क्या है? यूनानी ही है। अरमाइक भाषा और अरमाइक स्क्रिप्ट, जिस भाषा में है वही उसकी लिपि है।
चौथा है उत्तर पश्चिम प्राकृत भाषा और खरोष्ठी स्क्रिप्ट। उत्तर पश्चिम में जो अभी हमने देखा है ना, शहबाजगढ़ी वाला, कंधार वाला, हो सकता है कि उसकी जो भाषा है वो क्या है, नॉर्थ वेस्ट प्राकृत वाली, और लिपि कौन सी है, खरोष्ठी की। ठीक, तो हम देख सकते हैं कि भाषा अलग अलग है लेकिन बातें एक जैसी ही लिखी गई हैं। अशोक के जो आदेश हैं, अशोक की जो मन की बात है, दरअसल अशोक पहला सम्राट है भारत का जिसने अपनी मन की बात कही है। नरेंद्र मोदी जी ने नहीं, अशोक ने कही है अपने मन की बात। और जनता को संबोधित करने वाला भारत का पहला सम्राट कौन था, अशोक था। किस माध्यम से किया होगा, विलेखों के माध्यम से। क्या बात रही होगी। आज तो रेडियो है, हमारे पास कई सारी सुविधाएं हैं कम्युनिकेशन की, लेकिन उस समय अशोक ने ऐसा उपाय सूझा या सोचा कि मुझे जनता को संबोधित करना है। इस तरीके से उसने संबोधित किया है। यही सब बातें इसको बहुत महान सम्राट बना देती हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ग्रीक लैंग्वेज एंड ग्रीक स्क्रिप्ट, अरमाइक लैंग्वेज एंड अरमाइक स्क्रिप्ट, नॉर्थ वेस्ट प्राकृत एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट। ठीक, अशोक के बारे में आप जानते ही हैं कि अशोक ने, थोड़ा सा अशोक के बारे में जिक्र चलाया तो कुछ बातें अशोक के बारे में पता होनी ही चाहिए। तो आप सुनिए, अशोक का जो टाइम पीरियड था शासन करने का वो था लगभग 273 ईसा पूर्व, और कहीं कहीं पर डेट इसकी 269 बीसी भी मिलती है, अप टू 232 या 233 बीसी। फिलहाल हम 232 बीसी ले लेते हैं। ये जो 4 साल का गैप मिल रहा है इसमें किताबों में आपको दिखाई देता है, ये जरूर युद्ध करने में बीता होगा, क्योंकि बिंदुसार की मृत्यु के बाद हम कह सकते हैं कि उत्तराधिकार का युद्ध चल गया होगा, छिड़ गया होगा, जिसमें अंततः अशोक विजयी हुआ होगा। कई सारी बातें और लिखी हुई हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करी वगैरह वगैरह। ठीक है, हम उस चर्चा पे नहीं पढ़ रहे हैं अभी। तो अशोक ने इतने लंबे समय तक शासन किया। 261 बीसी में हमको जानकारी मिलती है कि इसने कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसको हम आज उड़ीसा से पहचान सकते हैं। वहाँ के शासक का नाम था नंदराज। वहाँ उसको पराजित किया और लाखों लोग मारे गए उस युद्ध में। कलिंग पर आक्रमण की वजह क्या मानी जाती है, एक एम्बिशियस राजा को आक्रमण करने के लिए किसी बहाने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता है और उड़ीसा क्योंकि एक तटीय क्षेत्र है उसको ऑक्यूपाई करना चाहता है, अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहता है। दैट्स द पॉइंट। लेकिन युद्ध समाप्त हुआ, बहुत भारी विजय अर्जित करी अशोक ने, और युद्ध के परिणामों से द्रवित हो गया और उसने कभी भी युद्ध न करने का फैसला किया। भेरी घोष अब धम्म घोष में बदल गया है। भेरी मतलब शंखनाद समझिए। जो कब किया जाता है भेरी घोष, युद्ध की घोषणा अर्थात भेरी घोष। धम्म घोष अर्थात शांति की घोषणा। अशोक मोगली पुत्र तिस्य से दीक्षित हुआ बौद्ध धर्म में विधिवत रूप से, और बौद्ध धर्म को अपनाया और अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया, समर्पित कर दिया है जी पूरी तरीके से। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन भी करवाया और बुद्धिस्ट मिशनरीज इंडिया से बाहर नेपाल और श्रीलंका में भी भेजी। पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र का नाम आप जानते ही होंगे, इस काम में उनको लगाया गया था, और भी कई सारे डेलीगेट्स इसने बाहर भेजे थे। ठीक, तो ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अशोक के समय में बौद्ध धर्म अपने चरम पे था। दिस इज द राइज ऑफ द बुद्धिज्म अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ पावरफुल रूलर लाइक अशोक। दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी हमें मौर्य एम्पायर को बहुत ही डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, ये तो मैं खाली आपको एक परिचय दे रहा हूँ अशोक के बारे में, जिससे कि आपकी एक आउटलाइन तैयार हो, और जब आप अपनी किताबों से पढ़ें तो स्पष्ट पढ़ते ही आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। पर्पस मेरा ये है। ठीक, अब हम देखते हैं वो बातें जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ लिखी है। टाइम लगता है चीज़ों को लिखने में, समझने में ना। अब देखिए, अशोक द्वारा स्थापित उसके अभिलेखों ने अशोक को उसके धम्म के सिद्धांत के बारे में लोगों को बताने का अवसर प्रदान किया। वही बात जो मैंने कही आपसे, अशोक के शिलालेखों में धम्म की चर्चा की गई है, जिसमें मुख्य रूप से वृहद शिलालेख संख्या 11 में इसे विस्तार पूर्वक समझाया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धम्म एक धर्मनिरपेक्ष वस्तु है। ठीक, ये बात उसमें कही गई है। निम्नलिखित ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक के धम्म की जानकारी प्राप्त होती है। तो मैं इसमें आपको
किस तरीके से उसके धम्म को कनेक्ट कर सकते हैं अशोक के किस अभिलेख से, उस बारे में कुछ चीज़ें पढ़ता हूँ मैं आपके सामने। जैसे कि MRE का मतलब यहाँ पर है मेजर रॉक एडिक्ट 1, अर्थात जो हमने अभी ट्राइंगल देखा था ना, ये वाला, इसमें क्या बात लिखी है अशोक ने, ठीक, ये चीज़ उसने हर जगह लिखी होगी वही बात। देखिए इसमें लिखा है पशु हत्या का निषेध किया गया है पहले अभिलेख में। दूसरे में सामाजिक कल्याण की बात करी गई है, चिकित्सा का प्रबंधन के बारे में कही गई है बात, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरे में ग्रामीण के लोगों से निरंतर संपर्क में रहने के लिए कहा गया है। पांचवें में धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में जानकारी दी गई है, जिसे अशोक ने अपने शासनकाल के 14वें वर्ष में नियुक्त किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इसका उल्लेख किस अभिलेख में है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि धम्म महामात्र नामक अधिकारी का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन सब चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। मेजर रॉक एडिक्ट 7 और 12 में सभी संप्रदायों में सामंजस्य स्थापित करने की बात कही है अशोक ने, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेजर रॉक एडिक्ट 13 में क्या लिखा है, जो अभी मैंने कहा था आपसे थोड़ी ही देर पहले, ठीक, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा, अर्थात युद्ध की घोषणा नहीं हो रही है, अब किसकी घोषणा हो रही है, शांति की। धम्म अर्थात धर्म की, नॉन वायलेंस की। अब ये MPE है, यानी कि मेजर पिलर एडिक्ट 2, इसमें अशोक ने स्वयं से प्रश्न किया है कि धम्म क्या है। देखिए, क्यों च धम्मे, और स्वयं उसका उत्तर देता है, क्या कहता है, अपासी नावे बहु कयाने दया दाने, अर्थात पाप से दूर रहना, कल्याणकारी कार्य करना, दान करना। अशोक ने स्वयं उत्तर दिया है इस चीज़ का, ठीक है। तो ये तो एक छोटा सा परिचय था अशोक के संबंध में, क्योंकि मैं चाहता था कि आप इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें एग्ज़ाम में जाने से पहले। जल्दी जल्दी पढ़िए, क्योंकि जब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो रिवीजन करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो इसको जल्दी जल्दी पढ़िएगा अपनी किताब में, एक बार में ही समझ में आने की कोशिश, हो सकता है समझ में आ जाए, दोबारा पढ़ लीजिए फटाफट 10 मिनट में, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है इस लेक्चर को सुनने के बाद, जब आप किताब से पढ़ेंगे तब, ऐसे ही नहीं। आधा काम मैंने किया, आधा काम आप करेंगे, ठीक है। तो ये रही एक छोटी सी चर्चा अशोक के अभिलेख के संबंध में कि उसको समझा कैसे जाए, और ये रही लैंग्वेज और स्क्रिप्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उस मैप को देखेगा कहाँ कहाँ पर है। और किसी दिन मैं आपके लिए पूरे मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा करूँगा, डिटेल में हम चर्चा करेंगे इसमें कि मौर्य साम्राज्य क्या था, कैसे स्थापित हुआ, और किस प्रकार से साम्राज्य विस्तार किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और किस तरीके से अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कभी भी युद्ध न करने का फैसला किया। और ये सब चीज़ें अशोक के अभिलेख, बौद्ध धर्म का प्रचार उसको महानतम सम्राटों में से एक बनाती है, न सिर्फ भारत का, पूरे विश्व का। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको जिस पर्पज़ से बताया जा रहा है आप तक पहुँच चुका होगा। इसको सुनिए, समझिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक पहुँचाइए, और स्टडी फॉर सिविल सर्विस के इनिशिएटिव से जुड़िए। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।